ठीक है, हो गया स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए अभी तक जो पढ़े वो तो पढ़वे किए, अब उससे आगे पढ़िए। देखिए क्या है, किसका चर्चा है आज? जैन साहित्य का। किसका? जैन साहित्य का। ठीक है, जैन साहित्य का। दिख रहा है ना ठीक से? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम मतलब सिद्धांत। आगम मतलब सिद्धांत। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, कोई दिक्कत? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। ही नहीं कि पाली भाषा घुसेड़ दीजिएगा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। कितने अंग हैं? जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग हैं? 12 अंग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा इसमें क्या सब है। 12 अंग है, 12 उपांग है। 12 अंग है और 12 उपांग भी है। 10 प्रकीर्ण है। 10 प्रकीर्ण है। 6 छेद सूत्र है। कौन सूत्र? 6 गो छेद सूत्र। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 गो छेद सूत्र। 6 गो छेद सूत्र। ये सब भाग है किसका? जैन साहित्य का। किसका? जैन साहित्य का। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 मूल सूत्र, सबका संख्या याद रखिएगा, बताते हैं। 12 गो अंग, 12 गो अंग, 12 गो उपांग, 6 गो 6 गो कहते हैं, 10 गो प्रकीर्ण, 6 गो 6 सूत्र, 4 गो मूल सूत्र। ये सब ध्यान से देखिए। 12 को क्या हुआ? अंग हुआ। और उपांग किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री किसको कहते हैं? उप प्रधानमंत्री किसको कहते हैं? अभी नहीं होता है, वो बात अलग है। उप मुख्यमंत्री होता है और उप मुख्यमंत्री होता है, वो समझते हैं। जस्ट वही भी है, जस्ट वही ही भी है। ठीक है, 12 गो अंग, 12 गो उपांग, 10 उपांग, 10 गो प्रकीर्ण, 6 गो छेद सूत्र, 4 गो मूल सूत्र। 4 गो मूल सूत्र। अनुपयोग, अनुयोग एक है। अनुयोग सूत्र कौन सूत्र? एवं नंदी सूत्र कौन सूत्र? याद रखिएगा ये सब एकदम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब से एग्जाम में रहबे करता है क्वेश्चन लगभग। ठीक है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 गो मूल सूत्र। अनुपयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना भी की जाती है। 2 गो अलग सूत्र याद रहेगा। कौन कौन सूत्र? अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। बताइए तो क्या क्या है? जैन धर्म को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम का मतलब क्या होता है? किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म में महत्वपूर्ण आगमों की संख्या 12 है। अंग क्या गो है? 12 गो। उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र 6 और 4 गो है मूल सूत्र। 4 गो मूल सूत्र और 2 ठो आएगा अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। इसकी भी गणना की जाती है। तो अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र, ये सब भी भाग है किसका? जैन साहित्य का। किसका है? जैन साहित्य का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इस सब को, जिसका एग्जाम चल रहा है, जिनका होने वाला है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें है? क्या है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें वर्णित है? कल्प। किससे पता चलता है? कल्प सूत्र से। किससे? कल्प। किसका? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का जो पता चलता है वो चलता है किस सूत्र से? कल्प सूत्र से। किस सूत्र से? कल्प। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इसको। जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। फ्रंट पे आइए, दिखता है उधर से। चलिए देखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहां से मिलता है? कल्प सूत्र से। और ये कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? हाँ, भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु ने। अब देखिएगा इधर आचारांग, आचारांग सूत्र। नाम याद रखिएगा, सब नाम है थोड़ा टेढ़ा गोचा, क्या कीजिएगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षु,
जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, याद रखिएगा। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किसमें है? आचारांग सूत्र में। आचार अभी मत कहिएगा कि हम का आचार की हमरा का आचार, समझ रहे हैं इसको? ठीक है, कि जैन भिक्षुओं के आचार के नियमों का उल्लेख किसमें है? आचारांग सूत्र में। किसमें? आचारांग सूत्र में। भगवती सूत्र, कौन सूत्र? ये सबको भैया एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, सब एकदम इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। क्या डाला गया है? भगवती सूत्र में महावीर के जीवन शैली पर टॉर्च डाला गया है। क्या बारा गया है? टॉर्च बारा गया है, मतलब प्रकाश डाला गया है। कोई दिक्कत? किसमें? कौन सूत्र में? भगवती सूत्र में। किसका चर्चा? महावीर का। किसका? महावीर के जीवन शैलियों पर प्रकाश डाला गया है, इसकी चर्चा कौन सूत्र में? भगवती सूत्र में। और जैन भिक्षुओं के आचार्य नियमों का आचारांग सूत्र में। आचारांग सूत्र में। कोई दिक्कत है? स्वर्ण काल पर है, स्वर्ण काल सब भी पढ़ना है, बहुत सारा काल है। एक स्वर्ण काल युवा अवस्था में भी स्वर्ण काल होता है, पता है? हाँ? हम लोग का जो अभी काल है, कौन सा काल है? हम लोग का भी मतलब हमारा भी, हम भी बाहर नहीं गए उससे। 20 से 28 साल का जो उम्र होता है युवा अवस्था का, चाहे लड़का हो या लड़की, 20 से 28 साल की उम्र को कहा जाता है स्वर्ण काल। कौन काल? और इसी स्वर्ण काल में हम लोग बन सकते हैं या क्या? अधिकतर तो नहीं होता है। 20 साल होता है कि बस जय हिंद जय भारत कर दिया जाता है, या थोड़े दिन में चुन्नू मुन्नू दे दिया जाता है, बाबू नन्नू सोना चिल्का जो जो करते हैं, सुगा मैना तोता, सुगा मैना। ठीक है, तो 20 से 28 साल की उम्र को क्या कहा जाता है हम लोग में? स्वर्ण काल। जो 20 साल जिनका पूर गया है और जो 28 तक में है, उनका अभी कौन सा काल चल रहा है? स्वर्ण काल। ठीक है, बोलिए ना। हाँ, चलिए देखिए इधर भगवती सूत्र में किसके जीवन की चर्चा? महावीर के। और जैन भिक्षुओं का चर्चा आचारांग सूत्र में। किसमें? आचारांग सूत्र में। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत मने रचा गया, कृत मने रचा गया, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वन एकदम इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऐसे बिहार पुलिस का एग्जाम सब फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है, सेकंड सिटिंग में कौन है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो हो गया होगा ज्यादा, अब तो लोग पढ़ भी नहीं पाएगा। जैन धर्म ग्रंथ, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण, देखिए इधर, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र द्वारा लिखा गया, हेमचंद्र रचित या हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है। कौन है? परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। किस शताब्दी में हुई थी? तो परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने। किसने की थी? हेमचंद्र ने। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। हेमचंद्र द्वारा कृत परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत? जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। किया किसने था? हेमचंद्र ने। किसका किया था? किसका किया था? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। अब आइए, समझ में आया इतना ठो? कोई दिक्कत? अब इधर आइए, लौकिक साहित्य या अन्य साहित्य। लौकिक साहित्य या अन्य साहित्य, बढ़िया से याद रखिएगा इसको, लौकिक साहित्य या अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचना, पहले देखिए ऐतिहासिक रचना में क्या क्या आता है। अर्थशास्त्र सर्वप्रथम उल्लेख है। ऐतिहासिक रचना में सर्वप्रथम उल्लेख किसका है? अर्थशास्त्र का। याद रखिएगा, ऐतिहासिक रचना में जो भी पहले रचना हुआ, सबसे पहला उल्लेख किसका है? अर्थशास्त्र का। अब पहला राजनीतिक ग्रंथ भारत का है। ठीक है, भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ है कौन सा? अर्थशास्त्र। कौन शास्त्र? अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। किसने की थी? कौटिल्य ने या चाणक्य, जो नाम कहिए। याद रहा कि सबसे ऐतिहासिक रचना है अर्थशास्त्र।
कौन रचना है? अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम उल्लेख किसका किया गया था? ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख किसका किया गया था? अर्थशास्त्र का किया गया था। और अर्थशास्त्र को भारत के राजनीति का पहला ग्रंथ माना जाता है। भारत के राजनीति का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र को, जिसकी रचना की थी किसने? कौटिल्य ने। किसने की थी? कौटिल्य ने। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। 180 प्रकरण है, याद रखिएगा। अगर वहां से नहीं दिखे तो फोटो बढ़िया से ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक। जी, ये जो है कौन सी है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र का रचना किया वह भारत का क्या था? पहला राजनीतिक ग्रंथ माना गया। किसे? अर्थशास्त्र को। याद रखिएगा, रचना किसने किया? कौटिल्य ने या चाणक्य ने। इसमें 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण में इसे विभक्त किया गया है। किसे? अर्थशास्त्र को। कितना में? 15 अधिकरण में और 180 प्रकरण में इसे विभक्त किया गया है। किसे? चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ महत्वपूर्ण कौन सा है? मौर्यकालीन इतिहास। मौर्यकालीन इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आगे याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य। कौन साहित्य? संस्कृत साहित्य। सर्वप्रथम राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन ने। किसने लिखे हैं? कलहन ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कलहन ने। याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन पूछ सकता है। राजतरंगी किसकी रचना है? राजतरंगिणी कलहन की। किसकी? कलहन की, ठीक। कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए 8 सर्ग। सर्ग मतलब तरेंग, ठीक है। राजतरंगिणी किस भाषा में है ये ध्यान नहीं है, याद कर लीजिएगा लोग किताब से देख के। लेकिन लिखा किसने है? कलहन ने। किसने लिखा है? कलहन ने। 8 सर्ग है और कश्मीरी शासक का वर्णन है। देखिए इधर, कौन शासक? कश्मीरी शासक का भी वर्णन किसमें मिलता है? कश्मीरी शासक का वर्णन मिलता है संस्कृत साहित्य में। किसमें? संस्कृत साहित्य में। क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया था इसी में। क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया था। किस साहित्य के दरमियान? किस साहित्य में? संस्कृत साहित्य। किससे? संस्कृत साहित्य के। उसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कलहन। जिसके लेखक कौन है? कलहन। अब आइए ज्योतिष ग्रंथ। कौन ग्रंथ? ज्योतिष शास्त्र बताए थे। ज्योतिष शास्त्र 2 भाग है इसका। कौन कौन? फलित और गणित। इसमें देखिए गर्गी संहिता से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र किससे संबंधित है? गर्गी संहिता से। भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख है। भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख किस साहित्य में? किस ग्रंथ में है? ज्योतिष ग्रंथ में। किस ग्रंथ में है? ज्योतिष ग्रंथ में। कोई दिक्कत? ज्योतिष ग्रंथ किस संहिता से संबंधित है? गर्गी संहिता से। कौन संहिता से? याद रहेगा, ज्योतिष ग्रंथ का संबंध किस संहिता से? किस ग्रंथ? ज्योतिष ग्रंथ का संबंध किस संहिता से? गर्गी संहिता से। और उसमें किसके भारत पर आक्रमण का उल्लेख है? यवन के। किसके? यवन के। अष्टाध्यायी, इसके लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी व्याकरण का फर्स्ट बुक है। क्या है? लिखे किसने है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। लिपि शब्द देखिए, पहली बार लिपि शब्द पहली बार। मौर्य काल से पूर्व का इतिहास। मौर्य काल से पूर्व का इतिहास का वर्णन है किसमें? अष्टाध्यायी में। किसमें है? मौर्य से पूर्व का इतिहास का वर्णन है। मौर्य काल जिस समय भारत में आया उससे पूर्व के इतिहास का वर्णन किसमें मिलेगा आपको? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था किसमें? अष्टाध्यायी में किया गया। किसमें? अष्टाध्यायी में। 13वीं शताब्दी के आरंभ में। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोग। कौन लोग? अरब लोग। सिंध का इतिहास। किसका इतिहास? सिंध का इतिहास। कौन भाषा में? अरबी भाषा में। कौन भाषा में? अरबी भाषा में। नाम है इसका, याद रखिएगा, चचनाम। चचनाम। चचनाम फारसी अनुवाद किया था किसने? चचनाम ने। चचनाम ने। चचनाम पुस्तक का नाम है। चचनाम क्या है? 13वीं शताब्दी के आरंभ में
अरबी लोग जो सिंध का इतिहास जो किस भाषा में है, अरबी भाषा में, वह पुस्तक क्या का नाम क्या है, चचनाम। इसका फारसी अनुवाद भी किया गया है, इसका फारसी अनुवाद भी किया गया है। विदेशी यात्रियों के मिलने वाली, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यूनानी, रोमान, अरबी, चीनी यात्री का भी वर्णन है। किसमें? 13वीं शताब्दी के दरमियान इस सब का वर्णन आता है। किसमें है इस सब का वर्णन? चचनाम में। किसमें है? चचनाम में। कोई दिक्कत? चचनाम पुस्तक का लेखक कौन है उतना पूछिएगा, ये को पुस्तक है, मनमना पुस्तक, उतना पुस्तक है कि नाम याद नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? सबका नाम याद रख लीजिएगा कि कौन सा पर किसकी जानकारी मिलती है। यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी का वर्णन किसमें है? चचनाम में। किसमें है? चचनाम में, जिसका फारसी अनुवाद भी किया गया था। पहले लिखा था किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक, कोई दिक्कत?